कहानी का ये 26वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अभिजीत और शनाया ने अपने प्यार का इजहार खुलकर कर दिया था। जहां एक और शनाया को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में एक सच्चे प्यार का आगमन हो चुका है, वहीं अभिजीत भी इस बात से एक नए अनुभव में डूबा हुआ था कि कभी प्यार और शादी जैसी चीज में दिलचस्पी ना रखते हुए बस उसे एक रस्म रिवाज समझने वाला इंसान भी किसी के लिए इस कदर प्रेम में डूब सकता है। शनाया के कड़वे अतीत ने जहां उसे आत्महत्या जैसे कदम की ओर मोड़ दिया था, वहीं से उसे जिंदगी की राह दिखाकर अभिजीत ने उसके जीवन में खुशियों का उजाला कर दिया था। अभिजीत खुद भी कभी इन एहसासों से अनभिज्ञ था। जीवन साथी का अर्थ उसके लिए मात्र एक रिश्ते से जुड़ा था और इसीलिए किसी को भी जीवन में शामिल कर लेने के उद्देश्य से उसने सलोनी को ये अधिकार दे डाला था। लेकिन उसके मन में भी प्रेम पनप सकता है, किसी के साथ की चाह उभर सकती है और इतना खास कोई उसके जीवन में भी हो सकता है। ये उसने शनाया के उसके जिंदगी में आने के बाद ही तो जाना था। दोनों हाथों में हाथ डाले जाने कितनी देर घूमते रहे। उसके बाद अभिजीत शनाया को लेकर सिया के घर आ गया और उसे छेड़ते हुए बोला, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसने जैसे अभिजीत को आश्वस्त किया। शनाया अंदर जाने तक अभिजीत को मुड़ मुड़ कर देखती रही तो अभिजीत ने मोबाइल कान से लगाया और शनाया को अपना मोबाइल बजता महसूस हुआ। अभिजीत का नाम फ्लैश होते देखकर उसने अभिजीत को देखते हुए कॉल रिसीव किया तो अभिजीत उसे गौर से देखते हुए बोला, अब अगर अंदर नहीं गई तो अपने साथ ही ले जाऊंगा। शनाया के चेहरे पर शर्म बिखर गई और वो झटके से दौड़कर अंदर भाग गई। वहीं अभिजीत उसके जाने के बाद मुस्कुराकर गहरी सांस छोड़ते हुए मुड़ा और सिया की स्कूटी पार करते हुए बाहर आया तो विराट की गाड़ी सामने देखकर चौंक गया। विराट ने उसे अंदर आने का इशारा किया तो अभिजीत हल्की सी मुस्कान के साथ उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। तुम यहीं खड़े थे? अभिजीत ने पूछा तो विराट बोला, अब तुम्हारी पहली डेट थी तो जल्दी बुलाकर जुल्म नहीं कर सकते थे और यहाँ से अकेले आने में घर दूर पड़ता तो रुकना पड़ा। इतनी मेहरबानी मत दिखाओ, पता है कि उस पटर पटर के साथ इतना वक्त भी कम ही पड़ा होगा तुम्हें। अभिजीत ने हंसते हुए विराट से कहा तो विराट बोला, तुम दोनों का जाने क्या 36 का आंकड़ा है, वो भी तुम्हारे नाम से बिचक जाती है और तुम भी उसे छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते। जाने दो तुम, ये हमारा आपस का मामला है। अभिजीत ने सिर हिलाते हुए कहा तो विराट बोला, बस मामला पुलिस कचहरी तक मत ले जाना। अभिजीत ने उसे हैरानी से देखा तो विराट ड्राइव करते हुए बोला, तुम दोनों का टेम्परामेंट एक जैसा है इसलिए डर लगता है, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। अभिजीत ने कहा तो विराट मुस्कुराकर बोला, डेट कैसी रही? बस तुम्हारी तरह किस नहीं हुआ? अभिजीत ने कहा तो विराट ने झटके से ब्रेक मारा और छेमते हुए बोला, तुम और सिया सच में एक ही जैसे हो, जाने शनाया कैसे झेलेगी तुम्हें, वैसे ही जैसे तुम सिया को झेलोगे। अभिजीत ने फिर हाजिर जवाबी की, वो बड़ बोली है, बस दिल की बुरी नहीं है। विराट ने कहा तो अभिजीत उसे गौर से देखते हुए बोला, मैंने कब बोला कि वो दिल की बुरी है? विराट फिर चेप गया तो अभिजीत उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए हो उसके लिए, पता नहीं, लेकिन मुझे उस हालत से निकाल कर यह विराट बनाने वाली वही तो है। विराट ने कहा तो अभिजीत मुस्कुरा दिया और शनाया को याद करने लगा, उसे भी तो बदलने वाली शनाया ही है। प्यार में इंसान कब बदल जाता है उसे स्वयं पता नहीं चलता। अगले दिन अभिजीत मेंटल असाइलम पहुंचा, उसके साथ शनाया भी थी। कुछ देर में उन्हें एक रूम में पहुंचा दिया गया जहां पर एक औरत बिस्तर पर लेटी खुद में कुछ बड़बड़ा रही थी। एक अटेंडेंट को साथ में भी रखा गया था क्योंकि वो अक्सर वायलेंट हो जाया करती थी। अभिजीत धीमी चाल से अंदर आया तो वो औरत चौंक कर उसे देखने लगी और फिर उसे देखकर एक पल को हैरान हुई और फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। शनाया ने घबरा कर अभिजीत को देखा तो अभिजीत ने उसे पलके झपकाकर आश्वस्त किया और फिर उसकी ओर देखते हुए बोला, सरोज काकी, जा रहे? मैं किसी की काकी नहीं, किसी की नहीं,
वो बोलकर मुंह फेर कर बैठ गई तो अभिजीत उनके पास जाने लगा। शनाया ने डर के मारे उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन अभिजीत ने फिर उसे आंखों से आश्वस्त किया और उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया। आपने जो भी किया वो किस्मत ने आपसे करवाया। आपने अपने बेटे को खोया और मैंने अपने माँ बाप को। दर्द तो एक जैसा ही है ना हमारा। अभिजीत ने कहा तो सरोज उसे देखते हुए बोली, एक जैसा? तुझे तेरे माँ बाप खोकर नए माँ बाप मिले, धन दौलत ऐशो आराम सब मिला, मुझे क्या मिला? मेरा बेटा मिला क्या? वो तो चला गया ना। सरोज काकी ने कहा तो अभिजीत बोला, मुझे भी तो मेरे माँ बाप नहीं मिले, उसके बदले ही दूसरे माँ बाप मिले। काकी मिली और आपको मैं। भले ही हमें दूसरे रूम में सब कुछ मिला हो, लेकिन मिला तो सही। बस आप पहचान नहीं सकी। सरोज ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखा तो वो बोला, दर्द एक सा ही है हमारा। मुझे बचपन से सब मिलकर भी माँ नहीं मिली और आपको बेटा। इस बदले में जो हमारे पास था वो भी तो खो गया। तेरी वजह से जान गई मेरे बेटे की, और तू चाहता कि मैं तुझे बेटा मान लूं? सरोज काकी ने चिल्लाकर कहा, तो आप भी मुझे मार दीजिए, शायद इससे आपको सुकून मिल जाए। अभिजीत ने कहा तो शनाया ने डर के मारे फिर उसका हाथ पकड़ लिया। अभिजीत को उसकी हथेलियों पर पसीने का एहसास हुआ, लेकिन वो सामान्य रहा। तो वैसे भी मारा जाएगा, वो छोड़ेगा क्या तुझे? सरोज काकी ने चेहरा फेरते हुए कहा तो अभिजीत उन्हें देखते हुए बोला, आपका गुस्सा मुझे समझ आता है, लेकिन वो क्यों मारना चाहता है मुझे? उसे क्या मिलेगा मुझे मारकर? सबूत। आज नहीं तो कल उसकी गर्दन शिकंजे में फंसे और तेरा वो रिपोर्टर भाई उसके कारनामों तक पहुंचे, इससे पहले ही वो सबूत मिटा देगा। सरोज काकी हंसते हुए बोली, और इससे आपको आपका बेटा वापस मिल जाएगा। अभिजीत ने पूछा तो सरोज काकी एकटक उसे देखती रह गई। बोलिए। अभिजीत के पूछने पर उनकी आंखों से झर झर आंसू बहने लगे और वो उन्हें देखते हुए बोली, वो तो चला गया, मुझसे रूठकर नहीं आएगा अब फिर कभी। जिसका साथ जितना लिखा है वो उतना ही रहता है सरोज काकी। जैसे मेरे माँ बाप का साथ साल भर का ही था। क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या अंतिम समय में उन्हें ये चिंता नहीं हुई होगी कि मैं कैसे जीऊंगा? ये तो किस्मत है सरोज काकी, सब अपना अपना नसीब साथ लेकर आते हैं। अभिजीत ने कहा तो सरोज काकी आंसू से सरोबर उसे देखते हुए बोली, तुझे मुझसे नफरत नहीं हो रही? कैसे हो सकती है? जिसने मुझे हमेशा अपनी ममता की छांव में रखा, मुझे माँ का प्यार दिया, अपने हाथ से निवाले खिलाए, उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ मैं? बोलते हुए विराट अंदर आ गया और सरोज काकी उसे देखकर हैरान रह गई। दोनों को बारी बारी देखते हुए वो मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, कुदरत का करिश्मा। सुना था एक ही शक्ल है दोनों की, लेकिन आज आज देख लिया। हमें मारने की कोशिश तो पैदा होने के साथ ही हो गई थी, लेकिन हमारे नसीब में जीना लिखा था और आपके बेटे के नसीब में उतनी ही जिंदगी थी, इसलिए वो नई जिंदगी की ओर जाते हुए भी अपनी जिंदगी हार गया। अभिजीत ने कहा तो सरोज काकी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अब भी वक्त है, हमारा साथ दीजिए, किसी को खबर नहीं होगी। अभिजीत ने कहा तो सरोज काकी आंसुओं के साथ उसे देखते हुए बोली, वो पल पल की खबर रखता है, उसे मालूम चला तो मैं जान से मारी जाऊंगी। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। सिया ने भी अंदर कदम रखते हुए कहा तो सरोज काकी की आंखें डर से फैल गई। सबसे ज्यादा थप्पड़ तो सिया ने ही मारे थे उन्हें। मैं आपके मेंटली साउंड होने का प्रूफ सबमिट कर दूंगी और साबित कर दूंगी कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, कुछ वक्त आपको जेल में जरूर रहना पड़ सकता है, लेकिन आप वहां भी सुरक्षित रहेंगी। इसके पूरे इंतजाम होकर रहेंगे और साथ ही जब आप बाहर आएंगे तो भी हम आपका इंतजार करेंगे। सिया ने कहा तो सरोज का कि विराट और अभिजीत को देखने लगी। वहीं उन दोनों ने भी उन्हें थोड़ा सहारा दिया और सरोज का की सोच में पड़ गई। अभिजीत वापस मुंबई चला गया और बाकी सब भी अपने अपने काम में जुट गए। सबकी दिनचर्या फिर से सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन फिर भी उनके जीवन का अहम हिस्सा अब भी बाकी था। अभिजीत मंत्री जी के घर गया और उन्हें धन्यवाद देते हुए बोला, थैंक यू सर, आपकी मदद के बिना हम ये सब साबित नहीं कर सकते थे। अरे कैसी बात कर रहे हो? महेंद्र को तो मैं बचा नहीं सका, लेकिन उसके बच्चों को तो उनका अधिकार दिलाना मेरा फर्ज था।
मंत्री जी ने अभिजीत की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा तो अभिजीत बोला, नहीं सर, आप नहीं होते तो रंजीत अपना बयान कभी नहीं देता। लेकिन अफसोस, मैं इतने समय से एक मुजरिम का साथ दे रहा था। उसने अपनी पत्नी की हत्या इतनी निर्ममता से की थी और मुझे इसका कोई अंदेशा ही नहीं हुआ। मंत्री जी बहुत हतोत्साहित थे। जो भी हुआ मुजरिम सलाखों के पीछे है आज, यही काफी है। अभिजीत ने फिर उनका धन्यवाद अदा किया तो वो मुस्कुराकर फिर बोले, बिल्कुल, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना बेटा। महेंद्र ना सही, उसके बच्चों के जरूर काम आ पाओ, यही कोशिश है। कम से कम मुझे ये लगेगा कि महेंद्र की मदद कर पाया। यह आपका बड़प्पन है। अभिजीत ने मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए कहा, शायद फिर एक बार आपको तकलीफ देने आऊंगा मैं। अरे बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है। बल्कि मैं कहता हूँ आज रात यही खाना खाकर जाना। उन्होंने कहा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, फिर कभी सर, धन्यवाद। जैसी तुम्हारी इच्छा, याद करना। वो बोले तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, जल्दी ही करूंगा। अभिजीत के जाते ही मंत्री जी काफी देर तक उसे जाते हुए देखने लगे। वहीं शनाया जेल में गई तो रंजीत जी उसे देखकर खड़े हो गए। वो गुस्से में बोले, मेरे खिलाफ गवाही देकर क्या मिला तुझे? आपने जो अपराध किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही थी। शनाया ने कहा तो रंजीत जी कलपते हुए बोले, विराट जिसका साथ तू दे रही है उसके माँ पिता का हत्यारा खुला घूम रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप। शनाया चिल्लाई, आपने मेरी माँ की जान भी ली और उसके माँ बाबा की भी। तेरी माँ की जान ली क्योंकि वो सच जान चुकी थी, लेकिन पूरा नहीं। मैंने नहीं मारा ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को, मैंने तो केवल साथ दिया था। रंजीत जी ने चिल्लाकर कहा तो शनाया नफरत से बोली, आपने और विजेंद्र ने मिलकर मारा है अभिजीत और विराट के माँ बाबा को। यही सच है, चाहे कितना भी छुपा लीजिए। सच है लेकिन पूरा नहीं। उनकी जान बाकी थी, उन्हें जान से मारा है, किसी और ने। रंजीत जी ने कहा तो शनाया उन्हें देखते हुए बोले, किसने? मैं बता भी दूंगा तो तू यकीन नहीं करेगी। रंजीत जी ने कहा तो शनाया बोली, शायद आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही आपकी सजा है। उसका नाम है। रंजीत जी ने इतना ही कहा तो शनाया ने हैरानी से मुड़कर उन्हें देखा। किसी का भी नाम ले लेने से आप बच नहीं जाएंगे। शनाया ने कहा तो रंजीत जी बोले, भले ही बच ना सकूं, लेकिन उस धोखेबाज को भी आजाद घूमने नहीं दूंगा। आप जानते ही ये कितना बड़ा इल्जाम है। क्या सबूत है आपके पास इस बात का? शनाया ने पूछा तो रंजीत जी बोले, सबूत है मेरे पास। शनाया उन्हें एक टक देखती रह गई। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो अभिजीत फोन कॉल पर था। रंजीत जी से बात करते हुए भी अभिजीत कॉल पर था। उसने रंजीत जी और शनाया की सारी बातें सुन ली थी। अब वो शनाया से बोल रहा था, वेल डन, मुझे मालूम था कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो। लेकिन आगे क्या करना है? शनाया ने पूछा तो अभिजीत बोला, मैं बताता हूँ। इधर वेदांत आज आरोही का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहीं आरोही उसे भागी भागी सी आती हुई नजर आई। वेदांत के चेहरे पर उसे देखते ही एक मुस्कान दौड़ गई और वह उठकर खड़ा हो गया। आरोही उसके पास आकर एक कुर्सी खींचते हुए बोली, सॉरी, बहुत लेट हुई ना मैं? बहुत वेट करना पड़ा होगा मेरा। आपका इंतजार करने में भी अलग ही मजा है। इस इंतजार का फल जो इतना मीठा है। हमेशा की तरह अपने रोमानी अंदाज में कहते हुए उसने आरोही को देखा तो आरोही की आंखें हल्के से झुक गई और होठों के कोने मुड़ने लगे। खुलकर मुस्कुरा सकती हैं आप, स्माइल सूट करती है आपको। उसको ऐसे देखकर वेदांत खुद को बोलने से रोक नहीं सका तो आरोही ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, बस करो, कितना बोलते हो तुम। बात करने के लिए किसी को तो पहल करनी जरूरी है ना, और आप तो सिर्फ जवाब देती हैं। वेदांत ने कहा तो आरोही बोली, तुम सामने वाले को बोलने का मौका दोगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। वेदांत की मुस्कान गहरी हो गई और वो हल्के से झुकता हुआ बोला, मैं तो हमेशा ही आपकी सुनने को तैयार हूँ। आप हुक्म तो कीजिए बस। आरोही फिर मुस्कुरा दी और मेन्यू कार्ड उसे देते हुए बोली, पहले तो कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो, जो आप चाहें। बोलते हुए वेदांत ने कार्ड उसकी ओर घुमा दिया तो आरोही ने फिर उसका हाथ पकड़कर वापस उसकी ओर करते हुए कहा, तो समझ लो कि यही मेरा पहला हुक्म है। हाय, वेदांत उसे देखकर बोला, कुछ तो बदला बदला सा है।
अगर मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा सब कुछ, इसलिए ऑर्डर पर ध्यान दो। आरोही ने दूसरी ओर देखते हुए कहा तो वेदांत बोला, ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ की लाटे बहुत फेमस है और साथ ही में चीज सैंडविच। तुम पहले भी आए हो? आरोही ने हैरानी से पूछा तो वेदांत बोला, मैं तो हर जगह घूमा हूँ। यह सुनते ही आरोही का चेहरा हल्का सा उतर गया, लेकिन वेदांत ने उसे भांपते हुए कहा, लेकिन अब आपके साथ घूमना चाहता हूँ। आरोही ने उसे देखा और एक बार फिर उसकी आंखों में वही कशिश देखकर वो शर्मा उठी। थोड़ी देर में दोनों का ऑर्डर आ गया और वेदांत ने सैंडविच का एक बाइट लिया और कहा, ओहो, ये तो इनकी स्पेशलिटी थी। फिर इतना नमक कैसे हो गया इसमें? आज ही बिगाड़ना था इन्हें ये सब। उसे नाराज देखकर आरोही ने भी सैंडविच की बाइट ली और कहा, नहीं वेदांत, सैंडविच तो बहुत अच्छा है। अच्छा बताइए। अरे हाँ, ये तो ठीक है। फिर मेरे वाले में क्या प्रॉब्लम की है इन्होंने? वेटर को बुलाता हूँ। वेदांत ने कहा तो आरोही ने उसका सैंडविच उठाकर खा लिया और बोली, नहीं तो ये भी तो वैसा ही है। आरोही ने उससे नजर चुराकर वही सैंडविच खाना शुरू कर दिया। कुछ देर अचंभे से वेदांत ने उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराकर वो भी अपना खाने लगा, लेकिन निगाहें आरोही पर बराबर बनी हुई थी। अब वेदांत ने धीरे से उसके सामने अपने कॉफी का कप कर दिया। इस बार आरोही को समझने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी निगाहें काफी थी। उसने धीरे से उसका कप थाम कर एक सिप लिया और उसे वेदांत को लौटा दिया। कप पर लगे उसके न्यूड लिपस्टिक के मार्क को देखकर वेदांत मुस्कुरा दिया और उन पर अपने लब रखते हुए बोला, आई लव इट। आरोही छेप गई और फिर दूसरी ओर देखते हुए अपनी कॉफी पीने लगी। बिल पे के टाइम पर आरोही ने जैसे ही अपना पर्स खोला, वैसे ही वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और बोला, ये तो अब मेरा काम है। डेट मेरी थी। आरोही ने उसे याद दिलाया और आपने उसे खूबसूरत भी बना दिया। बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। वेदांत ने उसे निहारते हुए कहा तो आरोही उसे एक टक देखती रह गई और वेदांत ने बिल पे कर दिया। आरोही अपनी कार से आई थी और वेदांत अपनी, इसलिए साथ जाना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन उसे कार तक जब वेदांत छोड़ने आया तो आरोही बोली, थैंक यू। ये तो मुझे आपको बोलना चाहिए। मेरा दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आवाज में कशिश ऐसी थी कि आरोही का दिल भी पिघलने से ना रुक सका और वह उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोली, अब मैं चलूं? दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वेदांत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा तो आरोही इस बार उसे देखते हुए बोली, तो अगली बार से घर छोड़ने चलना, मैं कार नहीं लाऊंगी। इससे भी बेहतर आइडिया है मेरे पास। वेदांत ने आहिस्ता से उसके कान पर झुकते हुए कहा तो आरोही ने सवालिया निगाह से उसे देखते हुए पूछा, क्या आपको जल्दी से घर ले आऊं? फिर ये पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम ही बंद। साथ में आना और साथ में ही जाना। मेरे साथ एक ही घर, हमारे घर। वेदांत ने कहा तो आरोही इस बार शर्म से लाल हो उठी और बोली, मैं चलती हूँ। जाइए। वेदांत ने भी इस बार उसे ना छेड़ते हुए उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आरोही अंदर बैठती उससे पहले ही वहां समक्ष आए और दोनों को देखकर बोला, ओह, तोता मैंने की जोड़ी तो खुल्लम खुल्ला गुल खिला रही है। आरोही और वेदांत इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी नजर कब से उन दोनों पर थी, इसलिए वो दोनों ही चौंक गए। समक्ष बोला, सारा नाटक ही रचा इसीलिए कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाए और दोनों आसानी से एक हो जाओ। मानना पड़ेगा, क्या प्लान बनाया। घर वालों के सामने सती सावित्री और यहाँ पर एक ही कप से कॉफी पीकर चोंच लड़ाते तोता मैना। आरोही गुस्से से उसे देखते हुए बोली, डोंट यू डेयर टू क्रॉस योर लिमिट समक्ष। तमीज में रहकर बात करो। तमीज और तुमसे सीखूं? समक्ष ने कहा तो वेदांत बोला, चिल ब्रो। समक्ष और आरोही ने उसे हैरानी से देखा तो वेदांत बोला, तुझे प्रॉब्लम किस बात से है? इस बात से कि हमारी शादी होने वाली है या इस बात से कि हमने एक कप से कॉफी पी ली? मुझे किस बात से प्रॉब्लम होगी? धोखेबाजों के मुंह नहीं लगता मैं। अच्छा हुआ इस लड़के से रिश्ता पहले ही तोड़ दिया मैंने। समक्ष ने कहा तो आरोही की आंखें भर आई। वेदांत ये देखकर बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुझे बड़ा खल रहा है इन्हें छोड़ना। समक्ष और आरोही दोनों ने हैरानी से उसे देखा तो वेदांत मुस्कुरा कर कार से टिकते हुए बोला,
ऐसा लगता है कि तू जानता है कि तुझे आरोही जी से बेहतर लड़की मिल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी तुझे उनसे नाक रगड़वानी थी। और हो गया उल्टा। उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को चुन लिया और तुझे रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्शन तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू समक्ष ने उसे उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए कहा तो वेदांत ने बड़े आराम से उसकी उंगली नीचे करते हुए कहा, हाथ मेरे भी पास है और भी बहुत कुछ जो अब तू खो चुका है। इसलिए हमें पीछे से स्टॉक करना बंद कर दे। हम क्या करते हैं क्या नहीं ये अब हमारा प्राइवेट मामला है। वो मेरी होने वाली पत्नी है और मैं तेरी जैसी गलती करके उन्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वो जो डिजर्व करती है वो उन्हें जरूर मिलेगा, प्यार भी और रेस्पेक्ट भी। इसलिए अब तू चाहे रो या चल, होने वाला कुछ है नहीं। बेहतर होगा हमारी लाइफ से दूर रहे, क्योंकि शादी का इनविटेशन कार्ड मैं तुझे देने वाला नहीं और उनके आसपास तुझे बर्दाश्त करूंगा नहीं। बाकी आगे खुद से समझ जा तो बेहतर होगा। आरोही वेदांत को आंखें फाड़ देखती रही और वेदांत बड़े आराम से समक्ष को ये सब बोलकर निकलने का इशारा करने लगा। समक्ष ने गुस्से से एक नजर आरोही पर डाली, जिसने अपनी नजरें फेर ली और समक्ष पैर पटक कर वहां से चला गया। आरोही वेदांत को देखने लगी तो वेदांत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ये अनमोल है, इस जैसे स्टूपिड पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो इतना सब कुछ के। आरोही ने कहा तो वेदांत उसे रोकते हुए बोला, आप उसकी वजह से खुद को कम आंक रही हैं। वो आपके लायक नहीं था और ना ही मैं हूं। आप बहुत ऊंचे पायदान पर हैं। आपकी सोच, आपके संस्कार और आपकी हर बात आपको हमसे ऊपर उठाती है। इसलिए मैं खुद को लकी फील करता हूँ कि मुझे आप मिले। अब से प्लीज इस तरह की बातें सोचकर अपसेट मत होइएगा। आपकी वजह से तो मैं एक स्टेबल लाइफ में आ सका हूँ। मुझे लाइफ में एक सही राह दिखाने वाली मार्गदर्शक आप हैं और आप ये खुद को ऐसे नीचे देखेंगी तो मेरा क्या होगा। आरोही उसे देख रही थी। उसने हमेशा उसके मान सम्मान और गौरव का ध्यान रखा था। प्रेम तो अथाह था ही, लेकिन जिस चीज से आरोही का रिश्ता टूटा था वो उसे दुगनी शक्ति के साथ वेदांत से मिला। वो खुद हैरान थी कि नियति ने उसका जोड़ा कैसा बनाया था। जो वो सोचती थी वो हुआ नहीं और जो उसने सोचा नहीं था वो आज एक खूबसूरत हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। वक्त की धारा का ये सबसे खूबसूरत बहाव था उसकी जिंदगी का, और अब वो भी धारा के साथ बहना सीख चुकी थी। शायद जो हुआ उसमें ही उसकी बेहतरी थी और अब इस बात का एहसास उसे पल पल हो रहा था। शनाया अपने पिता के घर में आई हुई थी। उसके साथ विराट और सिया भी थे और वो घर का कोना कोना ढूंढ रहे थे। पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था, लेकिन अब तक उनके हाथ वो नहीं लगा था जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिर थक कर सिया बिस्तर पर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर एक पर्दे पर पड़ी। इसके पीछे क्या है, उसने बैठे बैठे ही पूछा तो शनाया और विराट का भी ध्यान उस ओर गया। शनाया तेजी से उस ओर भागी और उसने वो पर्दा हटाया तो उसके पीछे एक अलमारी थी। उसने अलमारी झटके से खोल दी और उसके अंदर पुराने कपड़े और पुराना बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उसने सारा सामान बाहर फेंकना शुरू किया। विराट और सिया भी उसकी एक एक चीज टटोल रहे थे, लेकिन अब भी कुछ हाथ नहीं आया था। अब जाकर शनाया की नजर सामने बने छोटे से लॉक पर गई और वो बोली, लॉक। विराट और सिया ने झटके से ऊपर देखा और विराट बोला, ये तो पासवर्ड सिस्टम है। बहुत पुराना था लेकिन कुछ नंबर्स भरे हुए थे उस तिजोरी नुमा लॉक पर। कुछ बताया था उन्होंने? विराट ने पूछा तो शनाया बोली, नहीं, शायद बोला था कि अलमारी के लॉकर में है, लेकिन पासवर्ड पूछने जाना पड़ेगा। सिया बोली तो विराट शनाया को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है पासवर्ड क्या होना चाहिए? शनाया सोचते हुए बैठ गई। मैं बहुत छोटी थी, मैं नहीं जानती कि उस समय उनके दिमाग में क्या होगा। जो पासवर्ड उन्होंने रखा होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ डालकर देखो, सिया ने कहा तो विराट बोला, इतना आसान कोई पासवर्ड क्यों रखेगा? मरने के बाद भी अगर ये खुलता तो सबसे पहले यही डाला जाता। ट्राई करने में क्या जाता है, सिया ने कहा तो शनाया ने रंजीत की डेट ऑफ बर्थ डाल दी। सिया इस मौके पर भी बोली, इतनी नफरत फिर भी डेट ऑफ बर्थ याद है, कमाल है।
शनाया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन विराट ने जरूर सिया को आंखें दिखाई। वहीं शनाया का पासवर्ड गलत साबित हुआ। क्या हो सकता है? विराट ने कहा। तुम्हारा या तुम्हारी बहन का नाम या डेट ऑफ बर्थ? रंजीत को हमसे या हमारी माँ से इतना लगाव नहीं था कि वो पासवर्ड रख सके, वो भी इतने साल पहले। शनाया ने कहा तो सिया बोली, फिर तो या तो पसंदीदा चीज हो सकती है या फिर नापसंदीदा। उस वक्त उनके दिमाग में पसंदीदा चीज चलना मुश्किल हो सकती है। विराट ने कुछ सोचते हुए कहा तो शनाया ने उसे ध्यान से देखा और सोचते हुए बोली, शायद तुम ठीक हो, मतलब नापसंदीदा। सिया दोनों को देखते हुए बोली तो शनाया ने आहिस्ता से अल्फाबेट दबाने शुरू कर दिए। MAHENDRA। और उसने डरते हुए इंटर किया और तीनों की आंखें हैरानी से खुलकर बड़ी हो गई जब वो लॉक खुल गया और वो तिजोरी में चमकते कुछ हीरे और साथ ही बहुत सारा सामान उसमें दिखाई देने लगा। विराट ने तिजोरी से कुछ बाहर निकाला। ये तो निगेटिव्स है। हाथ में काली फिल्म पकड़े विराट ने कहा तो शनाया बोली, शायद वो इसी की बात कर रहे थे। लेकिन ये सब पुराना पुराना सामान है क्या? ये सब लॉकर में कौन रखता है? सिया सब चीजों को टटोलते हुए बोली तो विराट बोला, छुओ मत, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। ग्लव्स रखती हूँ मैं। बोलते हुए सिया ने बैग से ग्लव्स निकाले और एक खुद ने पहन लिया और दूसरा जोड़ा शनाया को पहना दिया। दोनों अब हर चीज को ध्यान से देखने लगे थे। कमाल है, हीरे भी तुम्हारे बाप ने घर के लॉकर में रखे हैं। सिया ने कहा तो विराट बोला, क्योंकि बैंक में संपत्ति किसी भी हालत में घोषित आय में शामिल होती है। सभी अमीर लोग ऐसा ही करते हैं शायद। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही कुछ करते हैं क्या? सिया ने विराट से पूछा तो विराट उसे घूरते हुए बोला, टाइम तो देख लिया करो कम से कम, और वैसे भी सब वाइट मनी है, वरना इनके जैसे ही हाल होते। शनाया दोनों की बातें सुनकर बोली, तुम दोनों प्लीज शांत रहो इस वक्त और यहाँ ध्यान दो। तीनों फिर से लॉकर को टटोलने लगे तो इस बार उनके हाथ में एक रिपोर्ट निकली। ये तो मेडिकल रिपोर्ट है। विराट ने देखते हुए कहा तो सिया ने उसे झट से झपटते हुए कहा, दिखाओ इधर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सिया उसे पढ़ते हुए बोली, किसकी है? विराट ने पूछा, लेकिन आंखों में वही सवाल शनाया के भी था। तुम्हारे पिता ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। सिया ने दोनों को देखते हुए कहा तो विराट का चेहरा आश्चर्य से भर उठा और वो बोला, क्या बोल रही हो तुम? होश में हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कब की सबके बीच आ चुकी थी। वही तो मैं सोच रही हूँ। सिया ने सोचते हुए कहा तो शनाया एक टक रिपोर्ट को देखते हुए बोली, अब मैं समझी कि माँ की रिपोर्ट अकेले नहीं बदली गई थी। सबसे पहले रिपोर्ट तुम्हारे पिता ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की बदली गई और फिर मेरी माँ की। विराट उसे देखने लगा, लेकिन सिया बोली, रिपोर्ट की तारीख भी वही है और ये इतनी पुरानी रिपोर्ट अब तक लॉकर में रखी हुई है। इसका मतलब रिपोर्ट बदली गई थी और नकली रिपोर्ट सबके बीच गई और असली यहाँ। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जैसे बड़े नाम के साथ ये सब कौन कर सकता है? शनाया ने पूछा तो विराट बोला, वही जो ये सब करने की ताकत रखता हो। तुम्हारा मतलब? शनाया ने पूछा तो सिया बोली, निगेटिव से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? हमें कोई विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए इसके लिए। है एक वेदांत का दोस्त, उसका फोटो स्टूडियो है, वो ये कर देगा और हमें इन तस्वीरों में क्या मिलता है वो भी दिख जाएगा। विराट ने कहा तो शनाया बोली, रंजीत ने कहा था कि सबूत बहुत बड़ा है और इससे सब कुछ साफ साफ साबित हो जाएगा। मुझे उस पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई और रास्ता हमारे पास है नहीं। हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कर सकते विराट। इसमें तुम्हारी और अभिजीत की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें इस काम को पूरा करना होगा। सिया ने कहा तो विराट बोला, असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? यह है कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की हत्या गोली मारकर की गई थी। उनके शरीर से 4 गोलियां भी निकाली गई थी। शरीर पर और चोट के निशान भी थे, जिससे ऊंचाई से गिरने पर लगने को माना जा सकता है। सिया ने कहा तो विराट बोला, मतलब एक्सीडेंट तक वो जिंदा थे, उसके बाद भी कातिल का मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने गोली मारकर उन्हें खाई से नीचे गिरा दिया और नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि ये महज एक हादसा है। अभिजीत से बात हुई? सिया ने कहा तो शनाया ने नाम में सिरे लाया, बताओ उसे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सिया ने कहा तो शनाया ने अभिजीत को फोन मिला दिया। मामला गंभीर होता जा रहा था।
गुत्थियां सुलझने की ओर थी। धड़कने और जान दांव पर। अभिजीत अपने घर पर था जब उसे शनाया से सब कुछ मालूम चला, और अब उसके माथे की लकीरें और भी गहरी हो गई थी। अभिजीत, खतरा बहुत हो सकता है। शनाया उसका साथ तो दे रही थी, लेकिन उसे उसकी फिक्र भी बहुत थी। अभिजीत गहरी सांस लेकर बोला, खतरा तो जन्म के साथ ही जुड़ गया था। अब अगर वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं, तो हम दोनों की जिंदगी के दिन भी गिनती के ही समझो। ऐसा नहीं कहते। शनाया ने उसे झट से रोका तो अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, माँ भी ऐसे ही करती हैं। उसकी बात सुनकर शनाया खामोश हो गई। अभिजीत बोला, दोनों सास बहू एक सी हैं। अभिजीत, शनाया ने जैसे ही कहा तो अभिजीत गहरी सांस लेकर बोला, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अब तो सब सही होने का वक्त आया है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है। शनाया ने कहा तो अभिजीत बोला, हम सब साथ हैं, फिर डरने की क्या जरूरत है। लेकिन शनाया ने कहा ही था कि अभिजीत के दरवाजे पर नॉक हुआ। कौन? अभिजीत लेटने की मुद्रा से बैठक की मुद्रा में आते हुए बोला तो बाहर से आवाज आई, मैं सलोनी। तुझे कब से पूछने की जरूरत पड़ने लगी? अभिजीत ने कहा तो सलोनी कमरे के अंदर आते हुए बोली, कुछ आदतें वक्त रहते बदल लेनी चाहिए, सुखी गृहस्थी के लिए। तेरे होने वाले पति ने मना किया है, ऐसा बोलना। अभिजीत ने कहा तो सलोनी मुस्कुरा दी और बोली, वो रोकता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। अच्छा, मतलब बचपन से जो मेरे पीछे पड़ी थी, वो ऐसे ही 2 पल में छोड़ देती। अभिजीत ने उसे चिढ़ाया तो वो मुस्कुरा कर बोली, नादान थी, जिद समझ लो, लेकिन प्यार का मतलब तो उसकी जिंदगी में आने के बाद ही समझ आया, और फर्क भी। बड़ी समझदार हो गई तो कहीं हमारी वाली सलोनी बदल तो नहीं गई ना? अभिजीत ने पूछा तो सलोनी टेबल पर कटोरी रखते हुए बोली, खीर बनाई थी आज, तुम्हें पसंद है ना, तो सोचा दे आऊं तुम्हें। तेरे हाथ की खीर के लिए तो अब तरसना पड़ता है, वरना पहले बिना मौसम बारिश की तरह मेहरबानी हो जाती थी। अभिजीत ने कहा तो सलोनी बोली, इसलिए कहते हैं वक्त रहते लोगों की कदर कर लेनी चाहिए, वरना देर हो जाती है। अभिजीत उसे देखता रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, बल्कि अब काफी परिपक्वता की झलक दिखाई पड़ती थी। वैसे ही खीर मेरे लिए बड़े समय के बाद बनाई तूने। अभिजीत ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा तो सलोनी बोली, पहले लाती थी तो भाव भी तो खाते थे। वैसे भी खीर अरुण को भी बहुत पसंद है, उसके लिए बनाई थी तो सोचा तुम्हें भी दे आऊं। मतलब ये खीर उसके लिए बनाई है तूने और मुझे एक्स्ट्रा में बनी इसलिए दे रही है? अभिजीत ने चिढ़ते हुए कहा तो सलोनी बोली, नहीं, बनाने का सोचा उसके लिए ही था, फिर ध्यान आया कि तुम भी घर पर ही हो, इसलिए ज्यादा बना ली। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, समझे? हाँ, अब तो अरुण के लिए ही सोचेगी। अभिजीत ने उसे छेड़ा तो सलोनी बोली, उसके लिए नहीं तो किसके लिए सोचूंगी, और हम तो कुछ लगते ही नहीं ना तेरे। अभिजीत ने कहा तो सलोनी बोली, जलने से अच्छा है अपने लिए भी कोई सोचने वाली ले आओ। अभिजीत के सामने शनाया का चेहरा आ गया और उसे याद आया कि शनाया लाइन पर ही है। वो बोला, अच्छा चल खा लूंगा, शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। उसके पहले सलोनी का स्पेशल झापड़ खाओगे? फालतू बकवास की तो। सलोनी अपने अंदाज में बोली और फिर बोली, मैं काकी से मिलने जा रही हूँ। हाँ जा, तुझसे मिलने को कौन मर रहा था? अभिजीत ने फिर उसे चिढ़ाया तो सलोनी ने खीर की कटोरी उठा ली तो अभिजीत बोला, अरे मैं बोल रहा था कि अच्छा हुआ जो तू आ गई, वरना मैं आने ही वाला था तुझसे मिलने। अब खीर मुझे दे और जाकर माँ के कान पका। सलोनी उसे घूर कर खीर की कटोरी दे गई और जाते जाते उसके दरवाजे को जोर से पटक गई। अभिजीत ने आंखें मीच ली और बोला, भड़क गई। उसने अब मोबाइल उठाकर कान पर लगाया तो शनाया बोली, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें खीर पसंद है। तुमने पूछा ही नहीं। अभिजीत के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा गई। तुम्हारी दोस्त को तो बताया है ना? शनाया फिर बोली तो अभिजीत ने कहा, क्योंकि बचपन से साथ में पली बढ़ी है वो, इसलिए मेरी आदतें और पसंद नापसंद जानती है। शनाया को जाने क्यों अभिजीत पर किसी का हक पसंद नहीं आया तो वो बोली, हाँ हो सकता है। उसकी आवाज में नरमी गायब थी। यह सुनकर अभिजीत बोला, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। शनाया का सुर थोड़ा उखड़ा हुआ उसे लगा। अभिजीत ने कहा, अभी तक तो ठीक थी। मैं ठीक ही हूँ।
शनाया ने फिर जवाब दिया तो अभिजीत को कुछ कुछ समझ आया और उसने कंफर्म करने के लिए कहा, यार कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी खीर खाई है। तुम खीर खा लो, फ्री हो जाओ, फिर बात कर लेंगे। शनाया का जवाब सुनने के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो मुस्कुरा दिया और बोला, इतना जल क्यों रही हो? कौन जल रहा है? शनाया ने कहा तो अभिजीत बोला, तुम्हें नहीं आती क्या खीर बनाना? उसके सवाल पर शनाया खामोश रही। अभिजीत उसे खामोश पाकर बोला, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी, माँ है ना। मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। स्ट्रगल के दिन में रूममेट थी और फिर संजीव। बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसके बाद के हालात तो अभिजीत खुद देख चुका था। शराब और फफूंदी लगी ब्रेड पर जिंदा रह रही थी वो। तो सीख जाओगी, कौन सी बड़ी बात है? अभिजीत ने बड़े आराम से कहा तो शनाया बोली, तुम्हारी माँ तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करती और अब तुम्हारे दोस्त भी इतना अच्छा खाना बनाकर घर दे जाती है। ऐसे में मुझे क्यों पसंद करेंगी वो? इसलिए करेंगी क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। वो पहले भी लड़की देखती थी तो मेरी पसंद के हिसाब से, ना कि उनके कुकिंग स्किल्स देखकर। अभिजीत ने कहा तो शनाया उदासी से बोली, सिया भी खाना बनाना जानती है, बस मुझे ही कुछ नहीं आता। क्योंकि सिया की परवरिश परिवार में हुई है। उसकी माँ थी, लेकिन तुमने तो अपना स्ट्रगल अकेले ही किया ना। फिर तो तुम उससे ज्यादा बहादुर हुई। अभिजीत ने उसे समझाया तो शनाया के दिल को तसल्ली मिली। कोई था उसे समझने वाला भी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। उसकी हिम्मत बनकर खड़ा। और वो खुद भी अब उसकी हिम्मत बन रही थी। सलोनी अब अरुण के घर आई तो वो मोबाइल पर किसी से अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। सलोनी चुपचाप किचन में जाकर एक कटोरी में उसके लिए खीर निकाल लाई। जब तक वो बाहर आई तो अरुण कॉल काटते हुए बोला, बड़ी देर लगा दी। गप्पे लगाने बैठ गई थी क्या अपने पुराने दोस्त से? उसका लहजा सुनकर सलोनी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों की दोस्ती हो गई थी, लेकिन तुम दोनों ही इस जन्म में जितनी दोस्ती हो गई है ना, काफी है। वरना मुश्किल था कि अभिजीत और मैं दोस्त बने। अरुण ने सलोनी को देखते हुए कहा तो सलोनी बोली, तुम और अभिजीत दोनों ही एक जैसे हो, अड़ियल। तुझे लेकर मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। अरुण ने कहा तो सलोनी बोली, मुझ पर भी नहीं। तुझ पर है, लेकिन बाकियों पर नहीं है ना। अरुण ने कहा, लेकिन उसका इशारा सलोनी समझ रही थी। वो खीर उसे देते हुए बोली, डर निकाल दो, सलोनी अब तुम्हारी हो चुकी है। डर किसको है? मुझे पता है कि तुम मेरी ही है। अरुण भी उसके पास बैठकर थोड़ा ऐंठते हुए बोला तो सलोनी बोली, तुम नहीं बदलोगे, और ना मेरा प्यार और पागलपन। तेरे लिए उतना ही दीवाना रहूंगा हमेशा। अरुण उसे प्यार से देखते हुए बोला तो सलोनी बोली, लो अब खीर खा लो। खुद से नहीं खिलाएगी? अरुण उसे प्यार से निहारते हुए बोला तो सलोनी सिर हिलाते हुए बोली, बिगड़ते जा रहे हो तुम। आ अरुण ने तुरंत ही मुंह खोल दिया तो सलोनी भी उसका इशारा समझ गई। उसने भी बात को ना बढ़ाकर उसे प्यार से खीर खिला दी। अरुण के लिए सलोनी के हाथों से खीर खाकर उसका स्वाद दुगना हो गया था। दोनों की शादी की तारीख भी अब नजदीक आ चुकी थी और दोनों का प्यार भी अपने चरम पर था। नियति के मिलाए इन प्रेमियों ने अपनी खोई हुई दुनिया एक दूसरे में पाई और अब दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। अगला दिन सबके लिए बहुत बड़ा झटके लेकर आया था, जिसमें सब लोग यशवंत जी के घर बैठे हुए थे। सामने वेदांत का दोस्त निगेटिव्स को डेवलप करके लाया था। एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें थी, जिसमें एक शख्स ने ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह पर बंदूक तान रखी थी। उनकी पत्नी उनके पास जमीन पर धराशायी दिख रही थी। वहीं कुछ तस्वीरों में और वो शख्स गोली मारने के बाद उनके पास बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। एक अन्य तस्वीर में उनकी नाक पर उंगली रखे हुए दिखाई पड़ रहा था, जिससे साफ था कि वो सुनिश्चित करना चाहता था कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सभी लोग तस्वीर को देखकर अचंभित थे। तनुजा जी ने हैरानी से पूछा, ये सब? हाँ बुआ, पापा का सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी हत्या की गई थी और वो भी गोली मारकर। सबूत आपके सामने है। विराट ने कहा तो तनुजा जी बोली, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये तो भैया के दोस्त थे। उन्हें धोखा अपनों से ही मिला था, पहले डेट और फिर उनका दोस्त। दोनों का शायद मकसद एक था,
इसलिए उसने पूरा आरोप डेट पर डालने का पूरा प्लान बनाया और वो सफल भी हो गया था। लेकिन अभिजीत के शक ने आखिर ये कड़ी भी जोड़ ही ली थी। विहान ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा तो तनुजा जी की आंखों से एक बार फिर आंसू गिरने लगी और वो बोली, भैया ने जिस जिस पर भरोसा किया सबने उन्हें इस कदर धोखा दिया। इन मासूम बच्चों के सिर से उनके पिता का हाथ उठा दिया। ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में इतने घटिया लोग होते हैं। दौलत के नशे में इतना गिर गए कि ये सब छी। यशवंत जी ने भी गुस्से से कहा तो विराट बोला, नहीं पापा, मंत्री जी को पापा के मरने के बाद उनकी दौलत तो कैसे भी नहीं मिलती। फूफा जी का दौलत का मोह तो समझ आता है, लेकिन मंत्री का इस हत्या में क्या फायदा था? या फिर कोई बदला? विहान ने विराट को देखते हुए कहा तो तनुजा जी बोली, लेकिन भैया की तो किसी से अनबन भी नहीं होती थी। हो सकता है कि कोई ऑफिशियल मैटर्स ऐसे हो जिनके बारे में आपको खबर ना हो। विहान ने कहा तो तनुजा जी सोच में पड़ गई। अब इस बात का खुलासा तो खुद मंत्री ही करेगा। वीडियो कॉल पर मौजूद अभिजीत के चेहरे पर अलग ही गुस्सा तैर रहा था। इतनी आसानी से मंत्री कबूल कर लेगा अपना गुनाह? ये तस्वीरें हम दिखा भी दें लेकिन वो तो साबित कर देगा कि ये तस्वीरें झूठी हैं या फिर मॉर्फर्ड है। विराट ने अभिजीत की बात का खंडन किया तो वेदांत बोला, मतलब हमें सोर्स के बारे में जानना चाहिए कि ये तस्वीरें सच्ची हैं या झूठी। इतनी पुरानी तस्वीरें हैं और इन्हें संभाल कर रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें तो सच्ची हैं। शनाया ने अपना मत रखा तो अभिजीत बोला, हर चीज को साबित करना पड़ता है शनाया। अब तक शांत बैठा वेदांत का दोस्त अब उन सब की बातचीत सुनकर बोल उठा, ये तस्वीरें जिस लिफाफे से निकली थी उसमें फोटो स्टूडियो का नाम लिखा था। सब हैरान रह गए और विराट बोला, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। क्या वो स्टूडियो अब भी होगा? अभिजीत ने पूछा तो लड़का बोला, पता नहीं, लेकिन ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। पता लिखा है, मैं कल ही देखता हूँ। वेदांत ने कहा तो विराट बोला, मैं भी चलूंगा। विहान भी उनके साथ होते हुए बोला, मैं भी। अभिजीत बोला, मंत्री पहले जो भी हो लेकिन आज एक ताकतवर आदमी है, उसको हराना मुश्किल है। कानून के हाथ से भी आसानी से छूट जाएगा वो, अगर साबित भी हो गया तो। न्यूज़ चैनल भी ऊपर के एक फोन कॉल से ये खबर हटा देंगे। फिर क्या करोगे तुम लोग? तनुजा जिस सबके लिए परेशान थी वो डरते हुए बोली, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं बेटा। अगर उसने तुम लोगों से बदला लेने के लिए भैया की तरह ही कुछ, पर ऐसे डरने से भी क्या होगा? गुनहगार का जब पता चल ही चुका है तो हमें कम से कम उसे सजा दिलवाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। रमा जी भी बोली, डर लगता है। तनुजा जी भी नम आंखों से उनकी ओर मुड़ते हुए बोली, अपने भाई को तो खो चुकी हूँ, उन्हें तो बचा नहीं सकी, लेकिन अब उनकी आखिरी निशानियों को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में भाभी जी। इतने सालों के बाद तो मैंने इन दोनों में अपने भाइयों को पाया है। अब दोबारा मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाएगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई स्वार्थी बोले तो यही सही। कुछ नहीं होगा बुआ, अभिजीत बोला तो तनुजा जी उसे देखने लगी। कानून के शिकंजे से बच सकता होगा ताकत के बल पर, लेकिन और भी कई रास्ते हैं मेरे पास। ऐसे ही नहीं अभिजीत बदनाम है। अभिजीत ने मुस्कुराकर कहा तो तनुजा जी उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, मतलब? वो सब मुझ पे छोड़िए बुआ, अभिजीत है ना। अभिजीत के चेहरे पर वही टशन वाली झलक थी, लेकिन शनाया का चेहरा जरूर तनाव के कारण सिकुड़ गया था। सिया इतनी देर से जो बड़ी मुश्किल से खामोश थी, वो शनाया को देखकर बोली, तुम्हें क्या हुआ? चिंता हो रही है होने वाले पति की? शनाया ने झटके से उसे देखा तो वो मुस्कुराकर उसे चिढ़ा रही थी। वहीं शनाया ने सब कुछ जब देखा तो पाया कि सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उसने एक नजर वीडियो कॉल में अभिजीत पर डाली और फिर झेप कर बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। अरे बैठो, यहीं बैठकर शर्मा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा तो शनाया और भी ज्यादा शर्म से गड़ने लगी। तनुजा जी आश्चर्य से अभिजीत से बोली, क्या ये सच है? अभिजीत मुस्कुराकर बोला, जी बुआ। तनुजा जी ने खुशी से शनाया का चेहरा चूम डाला और रमा जी भी मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, ये तो खुशखबरी है, मिठाई तो बनती है। अब तुम चारों की शादी एक साथ ही कर देंगे। तनुजा जी बोली तो अभिजीत उन्हें टोकते हुए बोला, पहले इन्हीं को निपटाओ आप, मैं जब मन होगा तब बता दूंगा। क्या बात है, ठीक है फिर,
मैं भाभी बनकर कम से कम एक बारात में तो नाच पाऊंगी। लो चली मैं। शिया ने खुशी से कहा तो रमा जी बोली, मुझे तो अभी से विराट की फिक्र है। पहले ही बोलते नहीं है, ऊपर से ये लड़की खुद इतना बोलती है कि किसी को बोलने नहीं देती। वो क्या है ना सासू माँ, जोड़ियां तो खट्टी मीठी ही बनती है, एक को तो बोलना ही पड़ेगा ना। सिया ने कहा तो रमा जी उसे घूरते हुए बोली, फिर सासू माँ, फेल ही अलग है इसका। सिया मुस्कुराकर बोली तो रमा जी विराट से बोली, तुम्हारी भी शादी अभिजीत के साथ हो तो कैसा रहेगा विराट। अरे मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी जी। सिया ने फिर कहा तो उसकी बात पर सब खुलकर हंस पड़े। बारात तो अब किसी और की निकलेगी। सिया ने कहा तो वेदांत भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए बोला, और बैंड भी बजेगा। ये सुनकर सबके सब अपनी अपनी सोच में डूब गए। फोटो स्टूडियो को ढूंढने की कड़ी में सभी लोग उस जगह पहुंचे, लेकिन उस जगह तो किसी चश्मे की दुकान थी। ये तो चश्मे की दुकान है। वेदांत ने कहा तो विराट बोला, चलकर बात करते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। भाई साहब ये आपकी दुकान है। वेदांत ने दुकानदार से पूछा तो वो उसे देखते हुए बोला, जी आपको फ्रेम चाहिए या फिर चश्मा बनवाना है। फ्रेम चाहिए, विराट ने कहा तो वेदांत ने उसे तिरछी निगाह से देखा। जी किस तरह के फ्रेम चाहिए देख लीजिए, सब लगे हैं यहाँ पर। उसने बड़ी सभ्यता से कहा तो विराट एक फ्रेम निकाल कर ट्राई करने लगा और उसने वेदांत को देखा तो वो उसका इशारा समझते हुए बोला, बड़ी अच्छी और बड़ी दुकान है भाई साहब आपकी, काफी पुरानी है क्या। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, जी मेरे पिताजी ने ये दुकान खोली थी। मेरे मौसा जी आंखों के डॉक्टर थे ना यहीं पास में, तो उनके कारण पिताजी ने यही दुकान डाल दी। और फिर तब से ये जो चल पड़ी कि इस गली में आंखों के डॉक्टर भरते गए और हमारी बिक्री भी। फिर दुकान बड़ी कर ली और अब मैं इससे संभालता हूँ। उसके बोलने में गर्व था। क्या बात है भाई साहब, फील ही आ रहा था कि कुछ तो जादू ही है इस दुकान में। वेदांत ने उसे और चढ़ाया तो वो खुशी से बोला, बस सब पूर्वजों का आशीर्वाद है। बहुत जरूरी है पूर्वजों का आशीर्वाद, मैं भी मानता हूँ। वेदांत ने कहा तो आदमी और भी खुश होकर बोला, चाय मंगवाऊं या ठंडा, आप बैठिए ना। मैं लड़के से बोलता हूँ कि आपकी पसंद के फ्रेम सिखाए आपको। विराट वहीं मुस्कुराकर बैठते हुए बोला, थैंक यू। ग्राहक ही हमारे लिए सब कुछ है। दुकानदार खुशी से बोला तो विराट ने कहा, आपके पिताजी से पहले भी कोई, मतलब आपके दादाजी वगैरह भी इसी बिजनेस में थे। अरे नहीं जी, किसान लोग हैं हम, गांव में रहे और वहीं पले पड़े। पिताजी यहाँ आए थे मौसा जी के बुलवाने पर, और फिर यहीं एक दुकान बिक रही थी जो उन्होंने जल्दी में औने पौने दाम में बेच दी, और पिताजी को उसका फायदा हो गया। उसके बाद से लक्ष्मी मैया का जो आशीर्वाद मिला तो बस फलते फूलते ही गई ये दुकान। उसने बताया तो विराट और वेदांत ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वाला बढ़िया रहेगा देखिए। उसने एक फ्रेम विराट को पकड़ाया और विराट ने मुस्कुराकर फ्रेम आंखों पर डाल लिया और फिर उसे गौर से देखते हुए बोला, वैसे आपसे पहले किसकी दुकान थी यहाँ। पता नहीं साहब, पिताजी बोलते थे कि कोई फोटो स्टूडियो था। कई रोज लोग यहाँ फोटो के लिए ही आते थे। फिर धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि अब यहाँ चश्मे की दुकान डल गई है, तो वो हमारे ग्राहक बन गए। दुकानदार ने कहा। उतने में एक ग्राहक और आया तो दुकानदार ने उसका भी खूब स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए भाई साहब, बड़े दिनों बाद आए। हाँ क्या करें, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, जरा नया बनवा दो। उस आदमी ने बैठते हुए कहा तो दुकानदार खुशी से बोला, बिल्कुल, लाइए नंबर दीजिए। आदमी ने उसे नंबर का पर्चा थमा दिया। दुकानदार विराट को देखते हुए बोला, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि पहले यहाँ स्टूडियो था। ये साहब के पिताजी ही हमारे पहले ग्राहक थे, फोटो खिंचवाने आए थे, लेकिन फिर हमारे ऐसे ग्राहक बने कि उनकी दूसरी तीसरी हर पीढ़ी के चश्मे हम ही बनाते हैं। विराट ने उस आदमी की तरफ देखा जो उम्र में उससे कुछ 10-15 साल ही बड़ा होगा। वो भी उसे देखकर सौम्यता से मुस्कुराया। दोनों ने अपना अपना काम करवाया और बाहर निकले तो विराट उसे रोकते हुए बोला, क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ जी। वो व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन फिर विराट को देखते हुए बोला, कहिए। अभी अभी पता चला कि आपके पिता पहले स्टूडियो पर आते थे, तो क्या वे उस स्टूडियो वालों को भी पहचानते हैं। विराट ने पूछा तो वह व्यक्ति हैरानी से उसे देखते हुए बोला, आपको इससे क्या मतलब। बहुत जरूरी है मेरा जानना, मुझे उनसे मिलना है जिनका पहले यहाँ स्टूडियो था। विराट ने कहा तो वो बोले, लेकिन वो तो नहीं रहे। क्या। विराट चौंक गया तो वो व्यक्ति बोला,
मैं छोटा ही था, लेकिन इतना याद है कि यहाँ अक्सर पिताजी के साथ आया करता था। फिर अचानक से एक दिन रातों रात ये दुकान बंद हो गई। क्यों? कहाँ गए वो लोग? विराट ने पूछा तो वो व्यक्ति बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि उनके ये दुकान और शहर छोड़ने के कुछ दिनों बाद अखबार में पिताजी ने इनके मर्डर की खबर पढ़कर सुनाई थी। फिर उसके बाद से कुछ नहीं पता। विराट के माथे पर बल पड़ गए तो वो व्यक्ति बोला, लेकिन आप उनको कैसे जानते हैं? जानता तो नहीं, लेकिन जानना जरूरी था, विराट ने कहा। तो वो व्यक्ति थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन विराट ने उसे धन्यवाद देकर अपने कदम बढ़ा लिए। उसके दिमाग में एक बात और चलने लगी कि अब हत्या एक दो नहीं बल्कि तीन हुई है। उस फोटोग्राफर की भी, और हो ना हो ये भी काम मंत्री का ही होगा जिसको खबर लग गई थी, और उसने अपने रास्ते से उस आखिरी इंसान को भी हटा दिया। लेकिन रंजीत जी के पास ये तस्वीरें थी। इसका मतलब रंजीत जी या तो उस इंसान को जानते थे या फिर उसकी हत्या के बारे में। एक बार फिर शनाया रंजीत जी से मिलने जेल गई। उसके साथ विराट था, जो रंजीत जी को अभिजीत ही लग रहा था। वो बोले, मैं उस आदमी को नहीं जानता था और बस उसके पास सबूत है। इस बात की जानकारी मिलते ही उसने उसकी हत्या करवा दी। मुझसे बस ये निगेटिव्स लेकर जला देने को कहा था। लेकिन जाने क्यों मुझे लगा कि ये सबूत मुझे रखने चाहिए। किसी भी वक्त अगर ये मुझे धोखा देता है तो ये सबूत दिखाकर मैं अपना काम बनवा लूंगा। विराट गहरी सांस लेकर बोला, और इस हत्या का कोई सबूत नहीं? रंजीत जी ने निराशा से कहा। तो विराट बोला, मंत्री को खबर कैसे लगी कि किसी ने तस्वीरें खींची है? वो आदमी शायद पुलिस थाने गया था। पुलिस वाला मंत्री से परिचित था। राजनीति में उतरे मंत्री की उस वक्त नई नई दमदार पहचान बन रही थी। इसलिए पुलिस वाला रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उनको खबर कर बैठा, और उसके बाद मंत्री ने उस गवाह का भी पत्ता साफ कर दिया। रंजीत जी ने बताया। तो शनाया बोली, पुलिस? वो पुलिस वाला तो होगा ना अब भी किसी न किसी थाने में। मैं नहीं जानता कि वो कौन था। रंजीत जी ने हाथ खड़े कर दिए। तो विराट बोला, जितनी कड़ी मिलती जा रही है उससे और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। लेकिन तुम सब इस पचड़े में पड़ ही क्यों रहे हो? क्यों नहीं मंत्री की तस्वीरों को जमा करके उसके खिलाफ केस करते? रंजीत जी ने पूछा। तो शनाया बोली, क्योंकि अगर तब पुलिस उसके साथ थी तो आज तो वो मंत्री पद पर है। कानून को जब उसने उस वक्त कुछ नहीं समझा तो आज तो उसके पास दुगनी ताकत है। उसके कुछ इलीगल काम में नाम आ चुके हैं, रंजीत जी ने बताया। तो विराट बोला, सबूत? सबूत तो नहीं मिल पाएगा आसानी से। हाँ, लेकिन औरतों का शौकीन आदमी है वो। अक्सर वो होटल पैराडाइज में जाता है। उसका कमरा भी फिक्स है, रंजीत जी ने कहा। तो शनाया ने विराट को देखा, और विराट को भी ऐसा लगा कि अब जाकर उसकी एक कमजोर नस पकड़ में आई है। विराट और शनाया वहां से बाहर आ गए। आगे क्या होगा? मंत्री को जाल में कैसे फंसाएंगे? क्या मंत्री जाल में फंस पाएगा? आखिर मंत्री ने ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी की हत्या क्यों की? क्या कोई और राज है जिसे पर्दा उठना अभी बाकी है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।